जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो के दौरान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंड एस 116 लेसी लेसर जो भी रहता है वो पूरा का पूरा ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि 1 तारीख से 1 अगस्त 2021 से सुबह 7 से 10 हम लोग FR की रेगुलर बैच शुरू करने वाले हैं जो 3 महीने चलेगी, 3 घंटे हर रोज़ सुबह सुबह विदाउट एनी हॉलीडेज। ये पूरी की पूरी बैच में हम FR के सारे कंसेप्ट्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्क्लोजर सब कुछ कवर करेंगे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स भी ये बैच को लगा सकते हैं। ये बैच हम लोग अगस्त सितंबर में उनका 70 मार्क्स सिलेबस पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। और अगर एग्जाम नवंबर एंड में है तो अक्टूबर भी वो मेरे साथ में बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर रिमेनिंग 30 मार्क्स, और अगर नहीं तो मैं पुरानी बैच की रिकॉर्डिंग उन लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। यानी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बैच सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। फीस हमने 5100 रुपीज़ ही रखी है, तो और नोट्स भी मेरे खुद के ही रहेंगे जिससे हम ये पूरा का पूरा बैच डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको या आपके किसी भी फ्रेंड को अगर ये बैच लगाना होगा तो बिल्कुल लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर करके रखी है, अगर आपके कोई दोस्तों को लगाना है तो बिल्कुल इन्फॉर्म कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए आइए इस वीडियो को समझने की, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो के दौरान हम लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 का कैश फ्लो प्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लीजेस को कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाता है। हम इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को समझने के लिए 3 हिस्सों में समझेंगे। एक लेसी के पॉइंट से, एक लेसर जो अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लीज पे देता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक वो लेसर जो अपनी इन्वेंट्री को लीज पे देता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3 पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हमारी ये पूरी की पूरी कहानी को रखेंगे। मैंने आपके सामने कुछ फिगर्स लिखे हैं थोड़ा बहुत समय बचाने के लिए, बाद में हम प्रेजेंटेशन वगैरह देखेंगे। इसमें हमने देखा कि सपोज कीजिए कि एक लीज रेंट है नोशनल, हमने कोई एक एसेट को लीज पे लेके रखा है। पहले लेसी के पॉइंट से हम बात कर रहे हैं। 4 लाख रुपए का लीज रेंट है, हर साल के एंड में पे किया जाएगा। 5 साल के लिए हमने लीज लेके रखा है। कई बार कई लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि सर ये जो डिस्काउंट रेट है ये आता कहाँ से है। ये जो डिस्काउंट रेट है डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि जो एसेट लिया गया है वो कार है। अब आप सोच के देखिए कि आप कोई नई कार खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो नई कार खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक को जाके पूछेंगे कि आप हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इस बैंक के लिए। तो आपकी सिविल प्रोफाइल, आपकी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से एक डिस्काउंट रेट निकलेगा। वो डिस्काउंट रेट, जो रेट निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, नॉट रेट डिस्काउंट रेट, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ पे डिस्काउंट रेट बोलते हैं। हो सकता है कि आपको कार 9% पे मिल रही है, मुझे कार 8% पे मिल रही है, या किसी और को 6.5-7% के ऊपर मिल रहा है लोन। तो हर पर्सन स्पेसिफिक इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट बनता है, ठीक है। तो 8% उस तरह से निकाला जाता है। समटाइम्स इफ यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन दिस थ्रू एनी सिविल रेटिंग, क्रेडिट स्कोर हम नहीं पता कर पा रहे, तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट के बेसिस पे इसे डिटरमाइन किया जाता है। खैर उस मैटर में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, ये वीडियो हमारा उस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली नहीं बना है। मैंने एन्युटी फैक्टर लिख के रखा है कि 5 साल का 8% से एन्युटी फैक्टर 3.9927 होता है। इसका मतलब मेरे बुक्स में लीज लाइबिलिटी, अगर मैं लीज रेंट को हर साल के इस पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आता है कुछ 15,97,000। यानी मैं मेरे बुक्स में आज ही लीज लाइबिलिटी दिखा दूंगा 15,97,000 रुपीज़ की, ठीक है। हम इंडेस 116 समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं ये वाला इस वीडियो का विषय नहीं है फिलहाल। तो 15,97,000। अब ये लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस हमको लग गए थे, स्टैम्प ड्यूटी या जो भी बोल दीजिए, करीब करीब 10,000 रुपये हमने भरे थे। तो हम क्या करते हैं, हम ये 10,000 रुपये को राइट टू यूज एसेट में डाल देते हैं। राइट टू यूज एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी जो 15,97,000 ही रहेगी, और ट्रांजैक्शन चार्ज कैश में गए ना तो टू कैश 10,000 रुपीज़। इस तरह से हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं। तो 16,07,000 का राइट टू यूज एसेट दिखता है जो नॉन करंट एसेट्स में चले जाता है बैलेंस शीट में, और लीज लाइबिलिटी हमारे लाइबिलिटी साइड पे चली जाती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो आपने कैश में पे ही कर दिया है, तो ऑलरेडी कैश डिडक्ट हो चुकी है। अब मैंने लीज लाइबिलिटी के प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पे बात की है। लीज लाइबिलिटी को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। सपोज कीजिए बिगनिंग ऑफ द ईयर लीज था, तो हमारा जो ओपनिंग है लीज का वो है 15,97,000। अब होगा क्या, ये लाइबिलिटी है जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके पे कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर 8% जो रेट से हमने डिस्काउंट किया था उस रेट से इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस आप 8% अगर 15,97,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है करीब करीब 1,27,760। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 8% से मल्टीप्लाई करते हैं तो सो दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो लेसी क्या करता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू लीज लाइबिलिटी करता है। ये पीएल में चला गया, लीज एक्सपेंस डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 1,27,760। और जो रेंट है वो 4 लाख रुपए का है। 4 लाख रुपए जो आपने पे किया, जिसे आप बोल रहे हैं कि हम किराया दे रहे हैं, ये पीएल में नहीं जाता है, ये लीज लाइबिलिटी में से रिड्यूस होता है, ठीक है। ये पीएल के अंदर में आप नहीं डालते, इसे आप सिंपली लीज लाइबिलिटी में से रिड्यूस कर देते हैं। तो होता क्या है, लीज लाइबिलिटी में इंटरेस्ट ऐड हो गया और रेंट माइनस हो गया, तो आपको क्लोजिंग आ गया। अब ये क्लोजिंग आपके बैलेंस शीट में है।
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करता है, जो बोलता है कि अगर 12 महीने के अंदर अंदर कोई लाइबिलिटी आपको रीपे हो जाने वाली है तो वो करंट है और बाकी की पूरी नॉन करंट है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट ईयर इसीलिए आपके सामने प्रेजेंट किया है ताकि आपको ये समझ जाए कि आपकी ये जो लाइबिलिटी है ये नेक्स्ट ईयर के एंड में 10,30,741 हो जा रही है। नेक्स्ट ईयर के एंड में मतलब आपकी ये जो लाइबिलिटी है ये नेक्स्ट ईयर यानी आने वाले 12 महीने में कम हो जाएगी। कितने से कम हो जाएगी? तो 13,24,760 को अगर मैं 10,30,741 से कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं 2,94,019 ये इतने से कम हो जाएगी। बराबर है, यानी मुझे ये पता है कि आने वाले 12 महीने में मेरी लाइबिलिटी इतने से कम हो जाएगी, यानी आने वाले 12 महीने में इतनी लाइबिलिटी हम रीपे कर देंगे। आने वाले 12 महीने में हम इतनी लाइबिलिटी रीपे कर देंगे, तभी तो लाइबिलिटी उतने से कम होगी ना। आप में से कई लोग बोलेंगे सर हम 4 लाख रीपे कर रहे हैं, आने वाले 12 महीने में हम रीपे कर रहे हैं 4 लाख, पर 4 लाख में कभी भी पहले इंटरेस्ट पे होता है फिर प्रिंसिपल पे होता है, और इंटरेस्ट तो नेक्स्ट ईयर अक्रू होगा ना, अभी नहीं होगा। तो इसीलिए 2,94,019 ही हम मानते हैं कि वो करेक्ट है। ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि लाइबिलिटी 13,24,000 में से इतना करंट है जो कि बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में दिखेगा, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में 10,30,741 दिखता रहेगा। 2,94,019 को हम करंट लाइबिलिटीज में दिखाएंगे और नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर में 10,30,741। ये जो इंटरेस्ट है ये हम पीएल में दिखाने वाले हैं, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के अंदर में हमारा ये इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखता रहेगा। वहीं राइट टू यूज एसेट को हम करेंगे डिप्रीशिएट। तो राइट टू यूज एसेट 16,07,000 पे दिख रहा था, उस पर डिप्रीसिएशन 5 साल का लीज है तो डिवाइड बाय 5 स्ट्रेट लाइन मेथड अज्यूम कर रहे हैं हम कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा एसेट। 3,21,400 हम रिड्यूस कर दे रहे हैं तो उसका क्लोजिंग हो जाएगा 12,85,000। ये पूरा ही नॉन करंट एसेट में दिख रहा है, इसमें करंट नॉन करंट बाइफरकेशन हम लोग नहीं करते। आप में से कई लोग मुझे बोलेंगे सर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? वो हमारा इस वीडियो का विषय नहीं है, तो फिलहाल करंट नॉन करंट बाइफरकेशन का मैं आपको एक बेस आइडिया देते जा रहा हूँ। यानी ये डिप्रीसिएशन कहाँ गया, ये भी पीएल में गया, समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। मैं इनडायरेक्ट मेथड के बेसिस पे बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब भी किसी लिस्टेड कंपनी का बैलेंस शीट ओपन करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वहाँ आपको इनडायरेक्ट मेथड के बेसिस पे दिखेगा, इसीलिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स से, फिर उसमें टैक्स वगैरह सब ऐड होता है। इसमें सारे के सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड बैक होते हैं, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पे आपने कैश क्या पे किया है। यहाँ पे अगर मैं आपको येलो में हाईलाइट करके दूं तो दिस इज समथिंग दैट इज पेड इन कैश, और ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज है 10,000 रुपये का ये पेड इन कैश है। टोटल 4,10,000 रुपये कैश में पे हुए हैं, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ ये 2 आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो पीएल के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये जो हमने डिप्रीसिएशन चार्ज करके रखा है कितना 3,21,400, ये डिप्रीसिएशन 3,21,400 ये ऐड बैक हो जाता है। 3,21,400 ये ऐड बैक हो जाता है, नॉन कैश एक्सपेंस है डिप्रीसिएशन, इसीलिए ऐड बैक होता है। इसके अलावा इंटरेस्ट जो है वो जनरली क्या होता है, इंटरेस्ट 1,27,760। आप में से कई लोग बोलेंगे ये भी सर नॉन कैश है, नहीं ये कैश है। क्यों? वो जो 4 लाख पे हुए हैं उसमें पहले इंटरेस्ट पे हुआ बाकी प्रिंसिपल पे हुआ। ये एक जनरल रूल होता है कि जब भी कोई पेमेंट कर रहा है तो पहले इंटरेस्ट पे कर रहा है फिर प्रिंसिपल पे कर रहा है। तो 1,27,760 पे हुआ है कैश में, इट इज नॉट अ नॉन कैश आइटम। बट ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कभी भी कोई भी बंदा कहाँ दिखाता है? फाइनेंस एक्टिविटी में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाता है। तो हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? हम शुरुआत कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से, जहाँ पे ये बेसिकली क्या है, ये पहला वाला पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जो पहला पार्ट हम बना रहे हो क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट जो कि फाइनेंस एक्टिविटी में दिखने वाला है, इसीलिए हम इसे एड बैक करते हैं 1,27,760। आई होप इट इज क्लियर। ये दोनों के दोनों एड बैक हो गए। इंटरेस्ट एक्सपेंस था, एड बैक हो गया, नॉन कैश एक्सपेंस डिप्रीसिएशन था, ये एड बैक हो गया। अब हम आते हैं फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। लेसी ने क्या किया है? लेसी ने बेसिकली राइट टू यूज एसेट लिया है जिसके लिए उन्होंने 10,000 रुपये ट्रांजैक्शन चार्ज पे किया। इनिशियली उन्होंने 10,000 के अलावा और कुछ पे नहीं किया। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये पे किया, उसके अलावा फिलहाल उन्होंने और कुछ नहीं पे किया। हम सिक्योरिटी डिपॉजिट फिलहाल यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसेप्ट के ऊपर हम नहीं जा रहे। तो 10,000 रुपये के अलावा उसने और कुछ नहीं पे किया है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में राइट टू यूज एसेट के लिए आपने 10,000 रुपये दिए हैं, ये माइनस होता हुआ दिखेगा। कैश आउटफ्लो है, ये 10,000 रुपये आपके इसमें माइनस होते हुए दिखेंगे। फिर हम आते हैं फाइनेंस एक्टिविटी में। फाइनेंस एक्टिविटी में 2 चीज़ें दिखेगी, एक इंटरेस्ट पेड और दूसरा लायबिलिटी रीपेड। तो इंटरेस्ट पेड के अंदर में मैंने आपको बताया ये 1,27,760 दिखेगा, 1,27,760 माइनस होता हुआ दिखेगा, और 4 लाख में से 1,27,760 आपने इंटरेस्ट पे किया है तो 2,72240 आपके बुक्स में लायबिलिटी पे होते हुए दिखेगी।
ये फाइनेंस एक्टिविटी में दिखेगा। कई सारे लोग ये बोलते हैं सर एक तरह से तो आप राइट टू यूज एसेट के अगेंस्ट ये पेमेंट कर रहे हैं जो बाद में कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखना चाहिए। नहीं, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है कि अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज यू हैव टेकन अ लायबिलिटी। आपने एक लोन ले लिया किसी से और धीरे धीरे आप उस लोन को रीपे कर रहे हैं। एसेट में आपको सिर्फ यूजेज राइट्स मिले हैं, एसेट का कंट्रोलिंग राइट नहीं मिला है। तो आप एसेट खरीद नहीं रहे हैं कि मैं इसे बोलूं कि आप एसेट के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं। हायर परचेज कंसेप्ट नहीं है, काइंड ऑफ हायर परचेज है। ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर में दिखता है माइनस होता हुआ। दिस इज द प्रेजेंटेशन जो कि हम लोग देख रहे हैं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पूरा का पूरा क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं इसी कंसेप्ट की लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसर के, सपोज कीजिए लेसर ये रेंट ले रहा है 4 लाख रुपए 5 साल के लिए, यही एन्युटी फैक्टर है, यही डिस्काउंट रेट है, और ये फाइनेंस लीज प्रूव हो जाता है सपोज, ठीक है ना। हम लोग ये नहीं प्रूव करेंगे फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज क्या है, हम फाइनेंस लीज प्रूव हो जाता है ये देख लेते हैं। दूसरी चीज, लेसर पीपीई लीज पे दे रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लीज पे दे रहा है। ये बात ध्यान में रखेंगे, इन्वेंट्री लीज पे नहीं दे रहा है। दोनों में ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में थोड़ा अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो लीज पे दे रहा है, बराबर है। तो अब यहां पे आ जाएगा लीज रिसीवेबल, ठीक है। यहां पे क्या दिखेगा, मैं रेड पेन में लिख देता हूं, लीज रिसीवेबल विच इज एन एसेट फॉर हिम, सेम मल्टीप्लिकेशन 15,97,000, ठीक है। सपोज उसके जेब से ट्रांजैक्शन चार्ज 10,000 रुपए लग गए, उसके जेब से लग गए 10,000 रुपए, ठीक है। वो एसेट को डी रिकॉग्नाइज करेगा, वो राइट टू यूज एसेट वगैरह नहीं लिखेगा, वो एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर देगा। और ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज है ये भी उस एसेट की कॉस्ट में ही एडजस्ट कर दिया जाएगा। एसेट की, यानी जो बेसिकली हम लोग ये जो लीज रिसीवेबल बोल रहे हैं ना, इसके अंदर में हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ट्रांजैक्शन चार्जेस आर बेसिकली एडजस्टेड ओवर ईयर। लीज रिसीवेबल्स के अंदर में जो भी फ्यूचर में रिसीवेबल है वो तो एडजस्ट हो ही गया, उसके अलावा ये 10,000 रुपए भी हम लोग रिकवर कर रहे हैं, काइंड ऑफ हम लोग ये मान ले रहे हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। यानी हमारे जेब से आज 10,000 रुपए लग गए। तो देखिए किस तरह की जर्नल एंट्री होती है, मैं आपको जर्नल एंट्री समझाने की कोशिश करता हूँ। लीज रिसीवेबल डेबिट टू पीपी, जो भी वैल्यू रहा होगा पीपी का आपके बुक्स के अंदर जो भी दिख रहा होगा, टू कैश, मेरे जेब से 10,000 रुपये लगे। अब मुझे 10,000 रुपये भी कहाँ से रिकवर करना है, मुझे लीज रिसीवेबल्स में से ही रिकवर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लीज रिसीवेबल्स को 16,07,000 रुपीज़ लिख दूंगा। समझ में आ रहा है, 16,07,000 रुपीज़, ठीक है। यानी कि ये इसमें से ही एडजस्ट किया जा रहा है, बोलने का मतलब बेसिकली ये हो रहा है यहाँ पे। आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब इसका रिकवरी जो है वो बेसिकली IRR पे डिपेंड करेगा। IRR समझ रहे हैं, यहाँ पे जो IRR अभी आपने डिस्काउंट रेट 8% लिख रखा है, वो 10,000 के एडजस्टमेंट के बाद ये रेट कम हो जाएगा, 8% से नीचे चले जाएगा। समझिए, आप में से कई लोगों ने अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा है तो आपने देखा होगा जब आप कोई फाइनेंशियल एसेट लेते हैं विच इज नॉट अकाउंटेड एज FVTPL, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड समझ के चलिए, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, तो फाइनेंशियल एसेट के पीछे लगने वाला ट्रांजैक्शन चार्ज उस फाइनेंशियल एसेट में ही ऐड हो जाता है, बराबर है, और IRR अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है। यही तो कंसेप्ट है, बस वही चीज़ यहाँ पे भी लागू है, सेम चीज़ यहाँ पे लागू हो जाती है। तो लीज रिसीवेबल दिखता है 16,07,000 रुपीज़, ये 10,000 रुपये उसमें ऐड हो गए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये 8% से जो इंटरेस्ट रेट है ये थोड़ा सा कम रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा, जितना भी, जिससे कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इक्विवेलेंट टू 16,07,000 रुपीज़ आ जाए। आई होप यहाँ तक क्या आप समझ रहे हैं। मैं आपको IRR अभी दे दूंगा, तो ये कुछ 7.8% आता है, 7.8%। आप बाद में कैलकुलेट करके देख लीजिएगा IRR 7.8%। अब होगा क्या, अब 16,07,000 के लीज रिसीवेबल पे आप इंटरेस्ट इनकम दिखाएंगे 7.8% से, और आप रिसिप्ट दिखाएंगे वो 4 लाख रुपए की, जिसके बेसिस पे क्लोजिंग आएगा। अब इसका क्लोजिंग का करंट नॉन करंट बाइफर्केशन सेम रहेगा जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा। 16,07,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.8% हो रहा है 125,346, ठीक है। अब अगर मैं इसे 4 लाख रुपए से कंपेयर करूं तो ये हो रहा है 274,654। आई होप इट इज क्लियर डिफरेंस, प्रिंसिपल जो कि रीपे हो रहा है। अब मैं क्लोजिंग फिलहाल निकाल नहीं रहा, करंट नॉन करंट बाइफर्केशन के ऊपर हम लोग जा नहीं रहे। हम देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेसर इसको किस तरह से अपने बुक्स में दिखाएगा। अब समझिए, एसेट उसने अपने बुक से डी रिकॉग्नाइज कर दिया, मैंने ये जर्नल एंट्री से आपको समझा दिया, मतलब अब वो अपने बुक्स के अंदर में एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा, बराबर। दूसरा, ये एसेट का डी रिकॉग्निशन आपके लिए एक प्रकार से एक नॉन कैश आइटम है, तो इसीलिए ये भी आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। नॉन कैश आइटम है ना, लीज रिसीवेबल डेबिट हुआ है, बराबर है। जो कैश गई है 10,000 और ये 4 लाख रुपए, अगेन ये दो ही खर्चा, एक आउटफ्लो एक इनफ्लो है, जो दो हम लोगों को समझाने हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होगा, जब आप शुरुआत करेंगे प्रॉफिट से अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो जो भी आपका लॉस
या प्रॉफिट है ऑन पीपीई, पहले उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। अगर लॉस है तो ऐड बैक कर देंगे और अगर प्रॉफिट है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, डिप्रिसिएशन है नहीं। इंटरेस्ट इनकम जो आपने दिखाई है प्रॉफिट्स के अंदर में 125,346, इसे हम माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें दिखाना है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर में। ध्यान रखेंगे कहाँ पे दिखाने वाले हैं हम लोग इसे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर में। ठीक है, तो ये पूरा हट गया। फिर आता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखेगा एक तो आपका ये इंटरेस्ट इनकम 125,346, और इसके अलावा हम सेल ऑफ पीपीई से रिलेटेड या फिर जो भी लीज रिसीवेबल है उससे रिलेटेड बाकी का अमाउंट दिखा देंगे, जो कि था हमारा 274,654। तो दिस इज व्हाट द प्रेजेंटेशन इज फ्रॉम लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे लेसर ने पीपीई को अपने लीज के ऊपर में दिया है। ठीक है, इतना अगर देख लेंगे ना, यहाँ तक कि आप लोग किसी कंपनी का आप उठाएंगे, चाहे आप टीसीएस की बैलेंस शीट उठा के देखिए या कोई भी कंपनी की उठा के देखिए, आप लोगों को टेक कंपनीज के अंदर में बहुत इजीली लीज देखने के लिए मिल जाता है। तो काफ़ी कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिए हुए डिटेल्स आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। डिस्क्लोजर में बताना पड़ता है ये दोनों का बाइफर्केशन कि इंटरेस्ट एलिमेंट कितना है, लीज रिसीवेबल एलिमेंट कितना है। ये सेल ऑफ पीपीई की जगह पे आप लीज ऑफ पीपीई लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल उठता है कि अगर ये ऑपरेटिंग लीज होता, क्योंकि लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फाइनेंस लीज भी हो सकता है, ऑपरेटिंग लीज भी हो सकता है, तो अगर ये ऑपरेटिंग लीज होता तो क्या होता? तो ऑपरेटिंग लीज होता तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रहा है 10,000 रुपये का, आपको जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा और फिर आपको 4 लाख रुपए का रेंट मिलने वाला है पीपीई का। तो देयर आर 2 पॉइंट्स, क्या हमारा ये बिजनेस है, लीज पे देना हमारा बिजनेस है या नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है। अगर ये हमारा बिजनेस है कि हम एसेट्स बेसिकली लोगों को लीज पे देते हैं और ऑपरेटिंग लीज इनकम इसीलिए आ रही है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सीधा 4 लाख रुपए दिखते हैं, सीधा 4 लाख रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में ही दिखते हैं, यानी कि प्रॉफिट्स के अंदर ही दिखते हैं। हम इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग से प्रॉफिट में कुछ माइनस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, प्रॉफिट में ही रहने देते उसे, कुछ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में नहीं जाता, कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटी में नहीं जाता। जो 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन चार्ज लगा है वो भी हम लोग प्रॉफिट्स में ही रहने देते हैं। मतलब अगर ऑपरेटिंग लीज है और ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है एसेट को लीज पे देना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग से लीज से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखता था। ये ध्यान में रखिए, लेसर के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, लेसी के पॉइंट से बात नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए, पर अगर ये हमारा रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है और ये ऑपरेटिंग लीज है तो हमें लीज रेंट मिला है, रेंटल इनकम दिख रही है हमारे पीपीई के अंदर में, प्रॉफिट्स के अंदर में। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी प्रॉफिट होता, जो भी प्रॉफिट दिख रहा है, इस प्रॉफिट में से लीज रेंट की जो हमारी इनकम है वो हम हटा देते। क्यों हटा देते? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अगेंस्ट में आप लोगों को ये लीज रेंट मिल रहा है, तो हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखाएंगे। सेम वे जो ट्रांजैक्शन चार्ज हम लोगों को लगे हैं 10,000 रुपये, वो भी हम लोग ऐड बैक कर देते थे, क्योंकि ये भी हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। यानी ये दोनों आप कहाँ दिखाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हट गए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनकम ऐड होगी और 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन चार्ज माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ इट विल बी अकाउंटेड फ्रॉम लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब आता है अगला लेसर जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू लेसर जिसने फाइनेंस लीज पे अपनी इन्वेंट्री दी है। फाइनेंस लीज पे अपनी इन्वेंट्री दी है, मतलब सपोज कीजिए कि दिस इज द केस जहां पे लेसर ने फाइनेंस लीज पे अपनी इन्वेंट्री दी है, तो क्या होता? तो यहाँ पे लीज रिसीवेबल दिखता 15,97,000 रुपीज़, और यही आपके बुक्स में आपकी रेवेन्यू दिख गई होती 15,97,000 रुपीज़। समझ रहे हैं? और जो 10,000 रुपये का आपने ट्रांजैक्शन चार्ज पे किया वो पीएल के अंदर में एक्सपेंस चला जाता था। पीएल के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज नाउ नॉट एडजस्टेड टू लीज रिसीवेबल, और वो पीएल में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस है। सर इससे रिलेटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगा? जो भी जितने में भी आपने एसेट खरीदा होगा वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चले जाएगा स्टॉक से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट टू स्टॉक, वो उस तरह से चला जाएगा। मतलब यहाँ रेवेन्यू बुक होगी अगर आप अपनी इन्वेंट्री लीज पे दे रहे हैं। इन्वेंट्री भी कई सारे लोग लीज पे देते हैं, मारुति कंपनी लीज पे देती है, महिंद्रा कंपनी लीज पे देती है, ये लोग अपनी कार्स बहुत सारी कंपनीज को लीज पे दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अकाउंटिंग होगी, लीज रिसीवेबल डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा है, टू रेवेन्यू टू कैश। समझ में आ रहा है? अब लीज रिसीवेबल के अगेंस्ट में जो भी पैसे मिलेंगे, हमारा ये पुराना चार्ट लागू होगा, क्योंकि अब हम नया IRR नहीं निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? 10,000 रुपीज लीज रिसीवेबल में ऐड नहीं हुआ था, तो हमने नया चार्ट बनाने की कोशिश नहीं की है, हम लोग पुराने वाले ही चार्ट में। तो 15,97,000 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट इनकम दिखेगी जो पीएल के अंदर में चला गया होगा, रेंट रिसिप्ट दिखेगा 4 लाख रुपए का, और उसके बेसिस पे क्लोजिंग निकल जाएगा। क्लोजिंग का करंट नॉन करंट बाइफर्केशन होगा, जो यहाँ पे मैंने लाइबिलिटी लिखा है वो एसेट दिखेगा।
राइट यूज एसेट नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। यानी लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से लीज रिसीवेबल की अकाउंटिंग होगी, ये करंट एसेट, ये नॉन करंट एसेट दिख रहा होगा, इंटरेस्ट इनकम दिख रहा होगा और जो रेंटल है वो इसमें से डिडक्ट होता हुआ दिख रहा होगा, बराबर है। सवाल उठता है कि अब इसका प्रेजेंटेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरह से होगा। इसके लिए एक बेस आइडिया ध्यान में रखिए जो आप में से कई लोगों को पता होगा। मुझे बताइए, जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, डेटर्स, उनसे पैसा अगर आता है या जाता है तो कहाँ दिखाते हैं? ट्रेड रिसीवेबल से आने वाला पैसा है, जाने वाला पैसा कहाँ दिखता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बराबर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेड रिसीवेबल अगर लेट करता है पेमेंट देने में और आप उससे इंटरेस्ट लेते हैं तो वो इंटरेस्ट आप कहाँ दिखाते हैं? इंटरेस्ट ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये बात ध्यान में रखिए, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ दिखता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी ये दोनों भी चीजें कहाँ पे दिखाई है आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाई है, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल्स की रिकवरी। ये जो 4 लाख रुपए है इसमें 127760 इंटरेस्ट आया आपके पास और बाकी का जो अमाउंट आया वो प्रिंसिपल आया जो ट्रेड रिसीवेबल्स का वापस आया है, बराबर है यहाँ तक के। तो अब देखिए, ये वाला एलिमेंट तो लेसर के बुक्स में है नहीं, और जो इंटरेस्ट है वो आपका वैसे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो मैं अब इंटरेस्ट को एड बैक नहीं करूंगा। यानी एड बैक या लेस, जो इंटरेस्ट इनकम हम लेस करते हैं ना, वो मैं नहीं करूंगा, ध्यान में रखिए। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स वैसे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, तो अगर वो पीएल में दिख रहा है तो मैं उसे माइनस नहीं करूंगा। इन्वेंट्री के केस में ये बात ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद में आता है आपका चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये जो लेसर रिलेटेड चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये वहां पे आ जाएगा कि मुझे इतना पैसा मिल चुका है। कितना पैसा मिल चुका है मुझे? ये 272240 ये मुझे मिल चुका है, जो कि मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही दिख रहा होगा। ट्रांजैक्शन चार्ज का मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है। और बाकी के सारे जो एडजस्टमेंट्स है, इंटरेस्ट का भी मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल, चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल्स का इनफ्लो दिखा देता हूँ 272240। इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी मेरे पीएल के अंदर में है, तो मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये क्लियर होगा। तो इन शॉर्ट बोलूँ तो बेसिकली देखिए, हमने ये 4 कंसेप्ट डिस्कस किए। पहले वाला लेसी का है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर कोई लगाए तो आप क्या करते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में माइनस होते हुए दिखाते हैं, आउटफ्लो। इंटरेस्ट जो आपने बेसिकली पे किया है 4 लाख रुपए जो हमारे केस में था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक करते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस करते हैं। प्रिंसिपल 272 समथिंग था, फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन जो लेसी राइट टू यूज एसेट में चार्ज करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक होता है। लेसर के केस में फाइनेंशियल लीज अगर है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो भी लगा है उसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में माइनस होते हुए दिखाएंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको जो भी लगा है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में एड बैक हो जाएगा। प्रिंसिपल कॉस्ट जो भी आप पे कर रहे हो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ऐड होगा, और डेप्रिसिएशन तो उसमें रही नहीं क्योंकि फाइनेंस लीज है, तो डेप्रिसिएशन नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। लेसर के केस में अगर ऑपरेटिंग लीज वाली कहानी है, पीपीई की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो भी आप लोगों को ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कीजिए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में माइनस कीजिए। इंटरेस्ट तो आता ही नहीं, रेंटल ही पूरा का पूरा इनकम है, रेंटल इनकम को हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेसिकली माइनस होगा और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ऐड होगा। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा बीइंग नॉन कैश एक्सपेंस। लेसर अगर इन्वेंट्री का केस है तो इन्वेंट्री के केस में क्या होगा, ट्रांजैक्शन चार्ज का किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इंटरेस्ट का किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। प्रिंसिपल जो रीपे हो रहा है वो चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम पे ऐड हो जाएगा क्योंकि इनफ्लो है, और डेप्रिसिएशन होगा ही नहीं क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।